बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए आज हम एक बहुत ही खास विश्लेषण लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ हमारे ग्रह के लिए बल्कि परीक्षा के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को ठीक से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जैव विविधता है क्या। इसकी एक ऐसी परिभाषा देखते हैं जो आप सीधे सीधे परीक्षा में लिख सकें। देखिए 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अनुसार जैव विविधता का मतलब है हर तरह के जीवित जीवों के बीच मिलने वाली भिन्नता। इसमें जमीन, समंदर और पानी के दूसरे इकोसिस्टम सब कुछ शामिल है। और हाँ, सिर्फ अलग अलग प्रजातियां ही नहीं बल्कि एक ही प्रजाति के अंदर की विभिन्नता और अलग अलग इकोसिस्टम की विभिन्नता भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, अब इस स्लाइड को देखिए। ये जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, उसे समझने में ये हमारी काफी मदद करेगी। इसमें दिखाया गया है कि पौधों, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों और बिना रीढ़ वाले जानवरों में प्रजातियों का अनुपात क्या है। और सबसे मजेदार बात क्या है, देखिए कि कीड़े मकोड़े और दूसरे अकशेरुकी जीव इस विविधता का कितना बड़ा हिस्सा है, जबकि अक्सर हमारी नजर इन पर जाती ही नहीं। देखिए, जैव विविधता को अगर ठीक से समझना है तो हमें इसे 3 अलग अलग लेवल पर देखना होगा। सबसे पहला है आनुवंशिक विविधता, मतलब एक ही प्रजाति के जीवों में जीन्स का फर्क। दूसरा है प्रजाति विविधता, यानी किसी एक इलाके में कितनी तरह की प्रजातियां रहती हैं। और तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता, जिसका मतलब है कि दुनिया में कितने अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हैं। एक अच्छा जवाब लिखने के लिए इन तीनों स्तरों को समझना बेहद जरूरी है। तो हमने ये तो समझ लिया कि बायोडाइवर्सिटी कितनी जरूरी और विविध है, पर अब बात करते हैं उस संकट की जो इस पर मंडरा रहा है। चलिए देखते हैं कि जीवन की ये इतनी शानदार वैरायटी आज इतने बड़े खतरे में क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह है, कौन सी ताकतें हैं जो इस पूरे सिस्टम पर इतना दबाव डाल रही हैं? क्यों हमारी जैव विविधता लगातार कम होती जा रही है? ये जो डायग्राम है ये बहुत ही साफ साफ उन 5 बड़े कारणों को दिखाता है। इनको तो बिल्कुल रट लेना है। पहला, वासस्थान का क्षरण यानी जानवरों के रहने की जगह खत्म होना। दूसरा, आक्रामक प्रजातियां यानी बाहर से आई प्रजातियां जो लोकल प्रजातियों को खत्म कर देती हैं। तीसरा, अतिदोहन मतलब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। चौथा है प्रदूषण और पांचवा जलवायु परिवर्तन। और पता है, इन 5 बड़े कारणों के पीछे भी कुछ और वजहें काम कर रही हैं जो इंसानों से जुड़ी हैं। ये हैं लगातार बढ़ती हुई आबादी, हर चीज की बढ़ती हुई खपत और संसाधनों का सही से इस्तेमाल ना करना। असल में यही वो जड़ें हैं जो समस्या को और बढ़ा रही हैं। तो अब जब संकट है तो इसका समाधान भी होगा। जो लोग इसे बचाने में लगे हैं उन्होंने मोटे तौर पर 2 रास्ते अपनाए हैं, 2 रणनीतियां बनाई हैं। तो इन दोनों तरीकों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है इन सिटू, मतलब जगह पर ही, यानी जानवरों और पौधों को उनके अपने प्राकृतिक घर में ही बचाना, जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और दूसरा है एक्स सिटू, मतलब जगह से बाहर, यानी जब किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक घर से बाहर लाकर बचाया जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर या जीन बैंक में। चलिए अब खास तौर पर भारत की बात करते हैं। हम देखते हैं कि भारत में इन सीटू यानी ऑन द स्पॉट कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा तरीका है नेशनल पार्क्स बनाना। ये हमारे देश के प्राकृतिक इकोसिस्टम और वन्य जीवों को बचाने की नींव है। ये वो इलाके होते हैं जहां सुरक्षा के नियम बहुत सख्त होते हैं। और ये जो नक्शा है ये हमें दिखाता है कि ये बड़े बड़े प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि कॉर्बेट, काजीरंगा और कान्हा देश में कहां हैं। आप देख सकते हैं कि भारत के कोने कोने में ये कोशिशें चल रही हैं। अच्छा, नेशनल पार्क्स के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क। अब ये सिर्फ जानवरों को बचाने तक सीमित नहीं है। इनका मकसद होता है संरक्षण के साथ साथ वहां रहने वाले समुदायों की मदद से सतत विकास करना। और ये देखिए, ये मैप दिखाता है कि भारत इस काम को कितने बड़े स्केल पर कर रहा है। सुंदरबन और नीलगिरी जैसे जो हमारे रिजर्व्स हैं उन्हें तो दुनिया भर में पहचान मिली है। यूनेस्को ने भी उन्हें अपनी सूची में शामिल किया है, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। तो ये सारे काम तो जमीन पर हो रहे हैं, पर इन्हें ताकत कहां से मिलती है? इन्हें ताकत मिलती है कानूनों और सरकारी कार्यक्रमों से। चलिए अब इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। इन कानूनों के बनने की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से। फिर आया 1972 का वो ऐतिहासिक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो एक गेम चेंजर साबित हुआ। और फिर 1973 में भारत ने साइटेस नाम के अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर साइन किया जो जानवरों और पौधों के गैर कानूनी व्यापार को रोकता है। देखिए, सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता, उन्हें लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर खास प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। और यहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर जैसी पहले सामने आती हैं। साथ ही संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जैसी संस्थाएं और कछुओं के लिए ऑपरेशन सेफ कुरमा, ये सब मिलकर उन कानूनों को हकीकत में बदलते हैं। तो ये सारी बातें समझने के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। एक प्रशासक होने के नाते असली चुनौती क्या होगी? चुनौती होगी विकास और संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाने की। कैसे ये पक्का किया जाए कि तरक्की भी हो और हमारी प्रकृति भी बची रहे? इन सवालों पर सोचना, यही आपके जवाब को दूसरों से अलग बनाएगा।